अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उस मामले को पस मंज़र में फेंकने के लिए, ज़रा पीछे धकेल देने के लिए एक और मामले को ज़्यादा बड़ा करके पेश किया जा रहा है। और वो मामला है कि मुख्तलिफ अफराद को, अहम शख्सियात को जो खतूत भेजे जा रहे हैं, पाउडर भरे खतूत, ये थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल के उसमें, पहले वो इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को भेजे गए। उससे कहा गया कि नहीं जी, वो जो दबाव है वो 6 जजेस पर वो नहीं है, ये तो ओवरऑल एक दबाव है, ये तो आमिर फारूक पर भी दबाव है, तो उनको भी खतूत भेजे जा रहे हैं। फिर वो ख़त जस्टिस काजी फाइसा को भी आ गया, फिर वो ख़त मरीम नवाज़ को भी आ गया, फिर वो ख़त शहबाज शरीफ को भी आ गया। और आज सबसे बड़ी खबर ये बन के सामने आई है कि जो खतूत हैं वो तो पाकिस्तान की तमाम बड़ी शख्सियात को लिखे जा रहे हैं। थ्रेट तो सबको है, दबाव तो सबके ऊपर है। इस तरह का तासुर पेश करके इसको बड़ी खबर बना दिया गया है। और आज के अगर आप अखबार देखें तो आज के सारे बड़े अखबार में आपको सुर्खियां मिलेंगी और लिखा हुआ है कि जनाब हुकूमत ने तहकीकात कराने का फैसला कर लिया, ये खतूत कहाँ से आ रहे हैं, कौन भेज रहा है, इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, तहकीकात शुरू हो गई हैं। तो ये मामला जो है इसको इतना बड़ा, यानी कोशिश ये है, हुकूमत की इंटेंशन ये दिखाई देती है कि इन खतूत को इतना बड़ा बनाकर पेश किया जाए कि वो जो ख़त 6 जजेस का है वो ज़रा पीछे रख जाए और कहा जाए या तासुर दिया जाए कि वो भी एक दबाव है, ये भी एक दबाव है, और ये अदलिया पर भी है, ये हुकूमत पर भी है, न जाने कौन ये चीज़ें कर रहा है। और फिर पता ये चला है कि वो एंथ्रॉक्स नहीं है, वो तो आर्सेनिक है, और आर्सेनिक की भी बहुत थोड़ी मिकदार उसमें शामिल है। तो ऐसा लगता है कि असल मामले को सबूताज करने के लिए इस मामले को ज़्यादा बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है, और हुकूमत जो है वो इस स्ट्रैटेजी पर गामजन है। आप ये देखिए आज के अखबारात में वो 6 जजेस का जो असल मामला है वो गायब है, और इन काजी फाइसा और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ को भेजे जाने वाले पाउडर, हालांकि ये ख़त इनको पहुँचना ही नहीं है, पहले स्टाफ खोलता है और जो अमला है वो उसको देखता है, और उसमें भी एंथ्रॉक्स नहीं है, उसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मिकदार, कम मिकदार शामिल है। और आर्सेनिक की अगर ज़्यादा मिकदार हो और उसको सूंघा जाए तो फिर सोजिश हो सकती है नाक में या फेफड़ों में, तो ये आर्सेनिक है। और आर्सेनिक जो है वो जाहिर है ममनुआ पाउडर तो ये भी है, ऐसा नहीं है कि ममनुआ नहीं है, लेकिन आर्सेनिक हमारे अब दरियाओं में इतना ज़्यादा मौजूद है कि वो तो हम जो मछली खाते हैं शायद उसमें भी आर्सेनिक की इतनी मिकदार आ गई है कि वो हमारे जिस्म में चली जाती है। दूसरे मामले पर आ जाइए, और दूसरा मामला ये है कि कल हमने देखा था कि जनाब सैफुल्लाह नियाज़ी साहब पहुंच गए थे इमरान खान से मिलने के लिए, कल हमने ये देखा था। और हमने देखा था कि शाह फरमान साहब चले गए थे। मैंने आपको बताया भी था कि शाह फरमान से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ऑन बप्पी भी तो गए हैं, फिर क्या हुआ। तो यानी ऑन बप्पी और सैफुल्लाह के केस को एक बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों केस एक नहीं हो सकते। जैसे सदाकत अब्बासी का केस और फ़ारूक हबीब का केस एक नहीं हो सकता, या परवेज़ खट्टक का केस एक नहीं हो सकता। जैसे उस्मान डार का केस जो है वो असद उमर का केस बराबर नहीं हो सकता। तो ये इन केसेस में फ़र्क है। फ़ारूक हबीब साहब ने ये रास्ता इख्तियार किया कि उन्होंने आकर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नई पार्टी का इंतखाब किया और नए प्लेटफॉर्म पर चले गए। यही जो है वो एक और साहब ने किया, उनका नाम है महमूद खान। महमूद खान वॉज नोबडी। महमूद खान कोई शख्स नहीं था। महमूद खान शायद अपने तौर पर एक काउंसलर का इलेक्शन जीतने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। महमूद खान को तहरीक इंसाफ ने जिताया और वज़ीर आला बना दिया। वज़ीर आला बना दिया तो आप देखिए कि पीटीआई से भागने वाले इब्तदाई लोगों में शामिल थे महमूद खान। और सिर्फ भागे नहीं थे, सिर्फ खामोश होकर घर नहीं बैठे थे, बल्कि उन्होंने एक पार्टी बनाई, परवेज़ खट्टक के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन की, इमरान खान की पार्टी के ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन करके इलेक्शन लड़ा, बदतरीन शिकस्त से दो चार हुए, और आज कह रहे हैं कि इमरान खान कल भी मेरा लीडर था, इमरान खान आज भी मेरा लीडर है, और इमरान खान की रिहाई के लिए हर तरह की कोशिशों को सपोर्ट करूँगा, और इमरान खान की रिहाई के लिए जितने जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जलसे जुलूस होंगे, उसमें हिस्सा लूँगा। ये महमूद खान साहब फरमा रहे हैं। तो एक ऐसे नाजुक वक्त में वो लोग जो जुनैद अकबर जैसे लोग खड़े रहे थे, वो लोग जिन्होंने वफा निभाई, जेलें काटी, ख़ानदान पर सख्तियाँ सही, कारोबार तबाह करवाए, वो लोग खड़े रहे, वो और महमूद खान बराबर कैसे हो सकते हैं। तो आज महमूद खान को एहसास हो गया है
कि नहीं जी इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है और उसकी रिहाई अमल में होनी चाहिए, जबकि आप पूरे इलेक्शन लड़ के उनके कैंपेन करके, नहीं आपको अंदाज़ा ये था कि आपको ये बताया गया था कि भाई आप जीत जाएंगे, आपको हम हुकूमत दे रहे हैं, परवेज़ खटक वज़ीर आला होंगे और आप उनके राइट हैंड होंगे। आपने उस पूरी अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। जब आपको पता चला कि वो नहीं हुआ, आपके साथ धोखा हो गया, तो आज आप आ गए हैं मैदान में और निकल के कह रहे हैं कि जी मैं इमरान खान का साथी हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही मुज़हिका खेज़ सी बात है। ऐसे लोगों की कबूलियत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी तो फिर तहरीक इंसाफ खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी, अपने आप पर खुद हमलावर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को खुद धोखा देगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे लोगों को दोबारा कबूल करेगी। तो बहरहाल महमूद खान साहब अब फरमाते हैं कि फॉर्म 47 की ऑफ़र मुझे भी हुई थी मगर मैंने कबूल नहीं की। पहली बात तो यह है कि अगर आपको हुई होती तो आपने ज़रूर कबूल कर ली होती, क्योंकि आपने बाकी सारी चीज़ें कबूल की हैं। आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ जाना कबूल किया, आपने नई पार्टी में के प्लेटफॉर्म से सियासत करना कबूल किया, आपने उस सियासत में उस प्लेटफॉर्म पर रहकर तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की कोशिश की, और आज आप कह रहे हैं कि आपको 47 की ऑफ़र हुई और आपने रिजेक्ट कर दी। तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये मुमकिन है तो फिर तो आप एतराफ़ कर रहे हैं कि फॉर्म 47 जो है ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, और आप एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वो इसी तरह हुए हैं कि फॉर्म 45 कुछ और है, फॉर्म 47 कुछ और है। तो ये महमूद खान साहब जो आज इमरान खान की रिहाई की तहरीक में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ऐसे लोगों का माजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को याद रखना चाहिए। सैफुल्लाह नियाज़ी जैसे लोगों का माजी याद रखना चाहिए। वो लोग जो पहले ही दिन भाग गए थे और ज़रा सी सख्ती, यानी सैफुल्लाह नियाज़ी को पार्टी ने कितनी इज्जत दी, इमरान खान ने अपने करीब बिठाया, ज़िम्मेदारियाँ दी। कोई भी पार्टी का लीडर इमरान खान से मिलने के लिए सैफुल्लाह नियाज़ी के तरले करता था। सैफुल्लाह नियाज़ी के इख्तियार में था वो किसको इमरान खान से मिलवाए ना मिलवाए, किसको टिकट लेकर दे किसको ना लेकर दे। और वो सैफुल्लाह नियाज़ी जिसको इतनी इज्जत दी गई, इतना पलकों पे बैठाया गया, वो सैफुल्लाह नियाज़ी 1 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गया था। तो फिर कदर तो उन लोगों की होनी चाहिए ना जो डटे रहे, जिन्होंने जेलें काटी, जो खड़े हो गए, जिन्होंने अपना कारोबार तबाह करवाया, जिन्होंने अपनी फैमिली को जिनकी फैमिलीज़ ने सफ़र किया। तो फिर वो लोग और ये लोग बराबर कैसे हो सकते हैं? तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान सैफुल्लाह नियाज़ी और महमूद खान जैसे लोगों को कबूल कर लेते हैं तो मेरे लिए बहुत हैरत की बात होगी। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओरिजिनल वर्कर्स जिन्होंने जेलें काटी और मारे खाई, उनको भी इस पर बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। अब आ जाइए एक और मामले की तरफ, और वो ये है कि कल से एक शोर मचा है कि अमरीकी वफ़द अडयाला जेल गया है। अमरीकी वफ़द अडयाला जेल गया है। तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे इमरान खान से को मुलाकात हुई है, और इसको कुछ लोग शायद उससे भी मिलाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पिछले दिनों अमरीकी ज़ैली कमेटी का इजलास में डोनाल्ड लू आए थे और कहा गया था कि जी अमरीकी एक वफ़द को भेजा जाना चाहिए इमरान खान के पास और उनसे मुलाकात करें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनें तो और उनके तसल्ली कराएं। तो ये सारी चीज़ें इसको रिलेट करके देखा जा रहा है, जबकि ख़बर बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ख़बर यह है कि अमरीकी वफ़द जो है वो अडयाला जेल में मुजरिम जो ज़ाहिर जाफ़र है जिसने नूर मुक़द्दम का कत्ल किया था उससे मुलाकात करने के लिए गया। तो ये जो अमरीकी वफ़द है 3 रुकनी वफ़द ये गया है, इसको काउंसलर रसाई दी गई है इसलिए कि ज़ाहिर जाफ़र अमरीकी शहरी भी है, तो वो कानून के मुताबिक उन्होंने अपने शहरी से मुलाकात करने के लिए इजाज़त ली थी। तो मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को, जिनको सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है, जिसने नूर मुक़द्दम को कत्ल किया था, तो ज़ाहिर जाफ़र को से मुलाकात करने के लिए 3 रुकनी वफ़द जो है वो अमरीकी कौंसल खाने का ये गया है। इसका इमरान खान के साथ मुलाकात से या इमरान खान के साथ के वहाँ पर मौजूद होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी जो नौकरी है वो छोड़ नहीं रहा, वो पूरी कर रहा है और लगा हुआ है मुसलसल, बावजूद इसके कि अदालतों से फैसले आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी साजिशें कर रहा है। अब मैं आपको एक हल्का NA81 है, इसके बारे में तो आपको पहले पता ही होगा कि यहाँ से बिलाल एजाज चौधरी जो हैं ये 8 फरवरी के इंतखाबात में जीत गए थे और इन्होंने 1,17,717 वोट लिए थे, और इनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के अब्दुल कयूम नारा थे जिन्होंने 1,09,926 वोट लिए थे, और यहाँ पर 7,141 वोट मुस्तरद हुए थे। 7,000 वोट मुस्तरद होने के बावजूद
यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलाल एजाज चौधरी जीत गए थे, 8,000 वोटों की से ज़्यादा की लीड से जीत गए थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि इलेक्शन कमीशन की कारस्तानियाँ जारी रहीं और रिकाउंटिंग हो गई। अब रिकाउंटिंग में हुआ ये कि बहुत हैरानकुन तौर पर बिलाल एजाज के 10,000 वोट मजीद मुस्तरद हो गए, सिर्फ इनके मुस्तरद हुए। 10,000 से ज़्यादा वोट इनके मुस्तरद कर दिए गए, डबल स्टैंपिंग करके और जैसे भी। एक शख्स के 8 फरवरी को जितने वोट मुस्तरद थे, उस शख्स के 8 फरवरी के बाद 10,000 वोट कैसे मुस्तरद हो सकते हैं? और अगर 10,000 वोट मुस्तरद थे तो 8 फरवरी को वो काउंट कैसे हो गए? इलेक्शन कमीशन जो है, क्या ये भी कोई मैकेनिज्म रखता है कि 8 फरवरी को ये फिर मुस्तरद शुदा वोट काउंट कैसे हुए थे? पहले गलत नतीजा तैयार कैसे हुआ? अगर वो गलत नतीजा था तो तैयार कैसे हो गया? इलेक्शन कमीशन से कोई ये सवाल पूछ सकता है कि ये ह्यूमन एरर था कि आपने 10,000 मुस्तरद वोटों को बिलाल एजाज के खाते में डाल दिया था, और आज आप बिलाल एजाज के वोटों से 10,000 वोट सीधे सीधे काट के और उसकी लीड बढ़ा रहे हैं अजहर कयूम नारा की। तो किया क्या इन्होंने, जो अपडेट है इसमें वो मैं अब आपको देता हूँ, आगे सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो इन्होंने 10,000 वोट काट दिए इसके बिलाल एजाज चौधरी के, और इनकी जो 1,17,000 वोट थे उसको कन्वर्ट कर दिया 1,06,360 वोटों में। और नारा के वोट तकरीबन उतरे ही रहे, सिर्फ चंद वोट बढ़ाए गए। 1,09,000 से बढ़ाकर उसको 1,09,926 से बढ़ाकर 1,10,057 कर दिए गए, यानी तकरीबन 70-80 वोट इनके बढ़ा दिए गए। और बिलाल एजाज के जो हैं वो वोट कम कर दिए गए 10,000 के करीब। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुस्तरद वोटों की तादाद रिकाउंटिंग में 17,000 हो गई। रिकाउंटिंग में 17,000 वोट, मुस्तरद वोटों की तादाद 10,000 बढ़ गई। तो ये वारदात किसको नजर नहीं आ रही? कोई अकल का अंधा है, कोई बेवकूफ़ है, किसको नजर नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है? और इलेक्शन कमीशन आंखों में धूल झोंक रहा है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो यही दरख्वास्त लेकर फिर बिलाल एजाज चौधरी गए लाहौर हाई कोर्ट के पास। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि वोट उथल पुथल करके नतीजा तब्दील करके अजहर कयूम नारा को फटाफट जाके वहाँ पे असम्बली के अंदर हल्फ भी करा दिया। बावजूद इसके कि मामला सबजुडिस था, कोर्ट में था ये मामला। कोर्ट में होने के बावजूद अजहर कयूम नारा को जाके नोटिफाई करके और उनका हल्फ भी करा दिया। जब ये हल्फ करा दिया तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के पास दरख्वास्त गई दोबारा कि भाई हमारा मामला तो अदालत में है, मैटर सबजुडिस है, और यहाँ नोटिफिकेशन हो गया है और यहाँ हल्फ हो गया है। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनका जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया जाए। अजहर कयूम नारा का नोटिफिकेशन अब मुअत्तल करने का लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है कि आगे बताएं कि जब मामला अदालत में था तो आपने कैसे इनका हल्फ करा दिया है कौमी असम्बली के अंदर। तो ये कार्रवाइयाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी भी जारी हैं, वारदातें डाली जा रही हैं। और जो पाकिस्तान तरीके, यही कांजू के हल्के में हुआ है, अब्दुर्रहमान कांजू के, वहाँ पर जी राना फराज नून जो हैं उनको हरा के और इनको जिता दिया गया, और जिता के यानी नतीजा बाद में रिकाउंटिंग में तब्दील करके कांजू साहब जो हैं वो अब हल्फ भी उठा लिया उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर आके। तो इस तरह की हरकतें इलेक्शन कमीशन अभी तक कर रहा है और चाहता है कि उसका बतौर इदारा बड़ा एहतराम होना चाहिए। कैसे एहतराम होगा जब इस तरह की सफाकियत, दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें और कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बड़ी गंभीर है। बावजूद इसके कि बड़े नारे लगाए जा रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन कि जी महंगाई कम हो रही है, जी पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। कहाँ से बेहतर हो रही है भाई? अभी वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट 2 दिन पहले हमारे सामने आई थी और उसमें कहा था कि पाकिस्तान की बड़ा ज़ोर लगाया तो GDP 1.8 पर जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। हालांकि 1.8 पर भी जाने का इम्कान इस वक्त नहीं है, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन वर्ल्ड बैंक ने बताई है कि 1.8 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, अब बिजली गैस का जो गर्दिशी कर्जा है वो ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 55 खरब हो गया है। 55 खरब हो गया है बिजली और गैस का सर्कुलर डेट। ये जो पावर का सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है ये 26 खरब, सिर्फ यही GDP का 2.4 बनता है। GDP का 2.4 बनता है सिर्फ पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा, और मईशत की बहाली के दावे हो रहे हैं। ये कैसे होगी मईशत की बहाली और कैसे दिया जाएगा आवाम को रिलीफ, एक बहुत बड़ा सवाल है। आवाम को घुमाया जा रहा है कि जी ये एंथ्रॉक्स आ गया, ये आर्सेनिक के पाउडर आ गए, तहकीकात होंगी, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया।
कौम को इसमें उलझा के रखा गया है। असल मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, ना हुकूमत देना चाहती है, ना उसके अंदर सलाहियत है, ना उसके पास कोई रास्ता है, ना वो कर सकती है, ना वो करना चाहती है। और अवाम बेचारे इसी तरह से ख्वार होते नज़र आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।